हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सप्लाई ऑफ मनी। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है मनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट्स एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। तो सप्लाई ऑफ मनी एक ऐसा स्टॉक ऑफ मनी है जो कि पब्लिक होल्ड करती है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जो पब्लिक के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जिससे कि वो अपनी पेमेंट्स कर सकती है या स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब अपने पास संभाल के रख सकती है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में लोग मतलब पब्लिक की जेब में जितना भी पैसा आ जाता है जो कि वो खर्च कर सकती है, उसे सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। ठीक है। अब अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अलग अलग व्यूज हैं कि मनी सप्लाई क्या होता है। मनी सप्लाई में कुछ लोग क्लासिकल व्यूज कुछ ऐड करते हैं, मॉडर्न व्यूज कुछ और ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं अलग अलग चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के दो पॉइंट्स हमें काफी अच्छे तरीके से समझने चाहिए। पहला, मनी सप्लाई रेफर्स टू द मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन अ कंट्री। मतलब मनी सप्लाई क्या है? वो मनी है जो पब्लिक की जेब में है, जो पब्लिक ने रखा हुआ है। द टर्म पब्लिक रेफर्स टू ऑल इकोनॉमिक यूनिट्स। अब ये जो पब्लिक है इसका मतलब लोग नहीं है, इसका मतलब जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इंक्लूडिंग बिजनेस फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी। तो जितने भी इंसान लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस फर्म्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो इकोनॉमी में ऑपरेट ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं, वो सब पब्लिक में आ जाते हैं। समझ की बात? इट डज नॉट इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी। इसमें प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी नहीं आते, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक कौन सा इंडिया में? आरबीआई। ठीक है। गवर्नमेंट एंड द कमर्शियल बैंक्स, ये चीजें इन जो है वो पब्लिक में नहीं आती। समझ की बात? दस, द करेंसी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन इट्स ट्रेजरी एंड मनी लाइंग with the central bank and commercial banks is not included in the money supply to avoid double counting। तो जो भी सरकार के पास पैसा है अपने खजाने में पड़ा हुआ, ट्रेजरी में पड़ा हुआ, या सेंट्रल बैंक के पास या कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो इसमें मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। समझ की बात? ये बात हमेशा याद रखना। फर्दर, क्योंकि अगर वो पैसा भी इंक्लूड कर देंगे तो डबल काउंटिंग होने के चांसेस रहते हैं। फर्दर, दिस मनी इज नॉट इन एक्टिव सर्कुलेशन। तो ये जो पैसा है ये सर्कुलेशन में तो होता नहीं है, क्योंकि अब खजाने में पड़ा हुआ है या रिजर्व्स में पड़ा हुआ है बैंकों के। Money supply refers to money in circulation, but money held by the government in its treasury, central bank, and commercial banks in their reserves is not in circulation। तो वो पैसा जो सरकार ने अपने खजाने में रखा हुआ है, ट्रेजरी में रखा हुआ है, या सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक्स ने अपने रिजर्व्स में रखा हुआ है, वो सर्कुलर फ्लो में तो आ नहीं रहा ना, वो फ्लो में तो चल नहीं रहा, इसीलिए वो मनी सप्लाई में ऐड नहीं होता। तो पहली बात, पब्लिक क्या होती है और मनी सप्लाई में क्या ऐड होता है, ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। देयरफॉर इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सच एज मनी इन सर्कुलेशन इन इंडिया ऑन 13 दिसंबर 2023। कि जिस टाइम पे ये मैं वीडियो बना रहा था मैंने उसी लिख दिया कि फलां फलां दिन, फलां फलां साल के फलां फलां दिन जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम में मनी सप्लाई कितनी है। तो मनी सप्लाई को हम मेजर करते हैं एक स्टॉक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। समझ की बात? अब आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? Total money supply in the country consists of two important components, that is currency and deposits। तो सबसे पहले हेडिंग बनाई है मैंने करेंसी। तो करेंसी में क्या क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स बोथ पेपर करेंसी जो नोट होते हैं, ठीक है, एंड कॉइन्स इशूड बाय गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या आ जाते हैं? सिक्के आ जाते हैं और नोट आ जाते हैं जो सरकार या फिर जो सेंट्रल बैंक के कंट्री के वो बनाती है। ठीक है। कॉइन्स आर यूज्ड टू कैरी आउट ट्रांजेक्शंस ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशंस। तो जितने भी कॉइन्स हैं वो स्मॉलर डिनोमिनेशंस की जो ट्रांजेक्शंस हैं, जो आपने 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया किसी को देना है, तो जो कॉइन्स हैं वो छोटी ट्रांजेक्शंस करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। दीज डेज कॉइन्स आर इनवेरिएबली इशूड बाय द गवर्नमेंट। जो इंडिया है उसमें सिस्टम ये है कि जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है। दीज कॉइन्स आर टोकन कॉइन्स। इनको टोकन कॉइन्स कहा जाता है। क्यों? वेयर द फेस वैल्यू इज मच हायर देन द मेटालिक वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कॉइन। इनकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इट इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर कमोडिटी वैल्यू। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। इंडिया में जो पुराने सिक्के थे वो बड़े बड़े होते थे, 1 1 रुपए के, 2 2 रुपए के, वो गायब हो गए। क्यों?
क्योंकि उनकी जो कमोडिटी वैल्यू थी वो ज्यादा होगी क्योंकि मेटल महंगा हो गया, और जो फेस वैल्यू थी जिसपे वो चलते थे, 2 रुपए का सिक्का मान लो, वो इतना भारी है पुराने जमाने का कि अगर वो बेचने जाएंगे पिघला के तो 4 रुपए बन जाएंगे, 4 रुपए में बिकेगा। तो लोगों ने पिघला पिघला के बेचना शुरू कर दिया क्योंकि मेटल की कीमत बढ़ गई। तो इंडिया में ये सिस्टम अब है कि भाई जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम होती है और फेस वैल्यू ज्यादा होती है, ताकि अगर उस मेटल को पिघला के बेचा भी जाए तो उतना पैसा ना आए। ठीक है। These coins, मैंने ये कौन सा कलर सिलेक्ट कर लिया, हाँ, these coins are very small component of the modern monetary system। तो जो कॉइन्स है वो काफी स्मॉल मतलब क्वांटिटी में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कॉइन्स भर भर के जो है सरकारें या फिर आरबीआई कर दे, छाप दे। करेंसी नोट्स और पेपर करेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि ये ज्यादा परसेंटेज में छापी जाती है। द सेंट्रल बैंक इन एवरी कंट्री एंजॉयज द मोनोपोली ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स। तो सेंट्रल बैंक की जो है वो करेंसी नोट्स इशू करता है। अभी मैंने नेक्स्ट चैप्टर जो है बैंकिंग का पढ़ाना है, तो उसमें मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे करता है, क्या करता है। पेपर करेंसी एंड कॉइन्स आर फिएट मनी बिकॉज दे सर्व एज मनी ऑन द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो पेपर करेंसी और कॉइन्स है, जो मनी सप्लाई का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फिएट मनी भी कहलाया जाता है। क्यों इसको फिएट मनी इसलिए कहते हैं कि सरकार के ऑर्डर पे चलते हैं, सरकार ने डिक्लेयर किया कि ये लीगल टेंडर है। समझ की बात? दैट इज वाई दे आर कॉल्ड लीगल टेंडर। तो वो लीगल टेंडर बनी है, सरकार गारंटी देती है कि वो चलेगा। ठीक है। तो दूसरा आ जाता है डिपॉजिट मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनी सप्लाई में डिपॉजिट मनी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच चेक्स कैन बी ड्रॉन। तो ये वो पैसा है जो बैंकों में पड़ा हुआ है, जिसके बेस पे चेक्स दिए जा सकते हैं, ताकि अगर मैंने अपने बैंक में पैसा रखा, मैंने चेक दे दिया, तो वो पैसा मेरे अकाउंट से निकल के किसी और के अकाउंट में चला जाएगा। समझ की बात? डिपॉजिट मनी मतलब जो हमारे पैसे बैंकों में पड़े, हमारे या इंस्टीट्यूशंस के बैंक, मतलब जो कंपनियां या बिजनेस इंडिविजुअल्स के। डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय पब्लिक आर आल्सो कॉल्ड बैंक मनी। तो इसको बैंक मनी भी, डिपॉजिट मनी को बैंक मनी भी कहा जाता है। ठीक है। द यूज ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स withdrawable through checks is convenient and safe device device of making payments। तो सबसे सेफ माना जाता है। जैसे आपके पास कोई आता है, आप उसे पैसा लेन देन करते हो, आप कहते हो भाई चेक दे दे। ठीक है। आजकल तो यूपीआई पेमेंट्स भी हो गई हैं, तो चेक का इस्तेमाल लार्ज पेमेंट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि यूपीआई का एक लिमिट है, आप उस लिमिट से ज्यादा पैसे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो एक चेक्स जो है वो एक कन्वीनियंट मेथड है, जिससे जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं उनमें पेमेंट्स का लेन देन किया जा सकता है। These deposits facilitate the exact amount of payments through checks। तो ये तो वही बात होगी। It is important to note that deposit money is not legal tender। ये जो deposit money है वो legal tender नहीं है। ठीक है। जो नोट है, जो कैश पड़ा है, वो legal tender है। These deposits function as money because of the trust of the persons who make payments through checks। तो ये जो डिपॉजिट मनी है, अब मैं किसी को चेक काट के दे रहा हूँ, तो वो चेक क्यों ले रहा है? चेक इसलिए नहीं ले रहा कि चेक लीगल टेंडर है। सरकार कहती है कि मेरे को कोई लेना देना नहीं चेक से, चेक बाउंस हो तो मेरे पास मत आना, कोर्ट जाना। समझ की बात? तो चेक क्या है? एक ट्रस्ट है कि लेने वाले में और देने वाले में, पेई और पेयर के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट है, तभी तो वो चेक ले लेता है। समझ की बात? The currency components या component of money supply is higher in underdeveloped countries as compared to developed countries due to less developed banking system and less banking habits of the people। जो करेंसी होती है अंडर डेवलप कंट्रीज में, कैश में जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि लोग बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कम करते हैं। मगर जैसे जैसे आप डेवलप कंट्रीज की बात करते हो, उसमें जो करेंसी, जो कैश चल रहा है वो कम होता है, और डिपॉजिट मनी जो होता है या बैंक मनी होता है उसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। For example, in India, currency constitutes about 50% of the total money supply at present compared to 18% in USA। USA में जो करेंसी का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ 18% है, बाकी सारा डिपॉजिट मनी है, बैंक मनी है, बैंक में इधर उधर घूम रहा है पैसा। समझ की बात? दिस मेजर ऑफ मनी सप्लाई इज यूजुअली रेफर टू एज M1। तो इस मनी सप्लाई को बेसिकली M1 कहा जाता है। तो M1 में क्या आ जाता है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोगों की जेब में कैश कूश पड़ा हुआ है, मतलब नोट और सिक्के, और डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा पड़ा है लोगों का, वो आ जाता है। ठीक है। M1 is the most widely accepted measure of money supply because it includes all those financial assets which are generally accepted as a means of payments। तो M1 को तकरीबन वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स आ जाते हैं जिनको जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ की बात? जैसे पैसा हो गया, नोट हो गए, सिक्के हो गए, या बैंक मनी हो गया, चेक चुक दे दिया किसी को। समझ की बात? Currency is issued
बाय गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक। ये सबको पता है कि गवर्नमेंट और या सेंट्रल बैंक जो करेंसी इशू करती है, करेंसी में नोट और सिक्के आगे, जो कि लीगल टेंडर है। इट इज लीगल टेंडर मनी बिकॉज इट हैज लीगल बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल हैव टू एक्सेप्ट इट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शंस इन द इकोनॉमी। सरकार ने डिक्लेयर किया है जो करेंसी है वो लीगल टेंडर है, तो कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते पैसे को। समझ बात। इट्स जनरल एक्सेप्टेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट्स हैज मेड इट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसकी जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, इस वजह से जो M1 है इसके अंदर जो करेंसी है वो इंक्लूड की जाती है, मतलब जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है, हर कोई एक्सेप्ट करता है। Likewise, demand deposits held by the public with commercial banks are considered money because they are widely accepted as a means of payments। तो जो भी पैसा आपका बैंक में पड़ा है, आपने पैसा गूगल पे किया, पेटीएम किया, यूपीआई से किया, इससे किया, उससे किया, चेक से किया, वो भी वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये जो पैसा है ये चल जाएगा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। समझ की बात। However, demand deposits or checkable deposits with the commercial banks are not legal tender because a person can legally refuse to accept payments through checks and can insist on payment in cash। मगर ये जो डिपॉजिट्स हैं बैंक में, ये लीगल टेंडर नहीं है। अगर मेरे पास कोई चेक लेके आता है या मैं किसी को चेक देता हूँ तो रिफ्यूजल हो सकता है, क्या पता मैं चेक में ना देना चाहूँ या मैं चाहूँ कि भाई मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को कैश ला के दे। तो ये वाला जो पार्ट है, बैंक मनी वाला पार्ट है, डिपॉजिट वाला पार्ट है, ये लीगल टेंडर नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। It is important to note that we have defined money supply here in narrow sense and called narrow definition of money। तो ये जो हमने बताया है कि M1 जो है ये करेंसी प्लस ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं, ये इसको नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमने मनी को सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई एम्फेसाइज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन एंड देयरफॉर इट इंक्लूड्स दोज एसेट्स व्हिच आर हाईली लिक्विड। तो ये जो नैरो डेफिनेशन है, ये जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी है उसको फोकस करती है, इसीलिए इस डेफिनेशन में वही दो चीजें डाली जो हाईली लिक्विड है, मतलब कैश की तरल फॉर्म में। ठीक है। सम इकोनॉमिस्ट लाइक मिल्टन फ्रीडमैन कंटेंट दैट मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू एज वेल। तो जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, लाइक क्लासिकल्स के जो बाद में आए, वो ये मानते हैं कि भाई जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, वो कहते हैं कि मनी का एक ही काम नहीं है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और भी बथेरे काम है, जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू। अब वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देम मनी सप्लाई देयरफॉर शुड ऑल्सो इंक्लूड टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। तो वो कहते हैं कि मनी सप्लाई में वो जो पिछले कंपोनेंट है वो तो ठीक है, मगर टाइम डिपॉजिट्स भी ऐड होने चाहिए। टाइम डिपॉजिट्स बेसिकली कहते हैं फिक्स डिपॉजिट को, जो आप अपने बैंक में 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल के लिए एफडी वगैरह करा लेते हो, फिक्स डिपॉजिट, वो भी ऐड होने चाहिए, क्योंकि वो भी तो आप कभी भी तोड़वा के मनी सप्लाई में ऐड कर सकते हो। टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक आर एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड they are reasonably liquid since they can be easily converted into demand deposits और कैश। तो उन्होंने ये कहा कि टाइम डिपॉजिट्स भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आप उसको स्टोर करके रखते हो अपनी वेल्थ को एफडी की फॉर्म में या टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में, और जब चाहो आप तोड़ के उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो या डिपॉजिट में कन्वर्ट करा सकते हो। आप कभी भी आप जाओ बैंक में, अगर आपने एफडी कराई है तो आप उसको तोड़ाओगे तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। दिस इज वाइडर डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। ये जो है मनी सप्लाई की वाइडर डेफिनेशन मानी जाती है, जिसको M2 कहा जाता है। तो M2 में क्या क्या गया, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स, और तीसरा टाइम डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। तो इसमें जो है एड ऑन हो गई है चीज। ठीक है। तो इसको वाइड डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई कहा जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ जाता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में जो मनी सप्लाई उसका क्या मेजर चलता है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।